क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। क्या? ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल बच्चे आके अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलीगढ़ के बाहर, अलीगढ़ इंडिया के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर कहीं से भी आप AMU जामिया के लिए तैयारी कर सकते हैं। चाहते हैं तो अगर आप अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे AMU और जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इन्फॉर्मेशन को, नोटिफिकेशन को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आपको वो सारी क्लासेस उस पर मिलते रहेंगे रिकॉर्डेड। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? इक्विलिब्रियम कर रहे थे, और अब तक हम लोगों ने फिजिकल इक्विलिब्रियम किया, और उससे बेस करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो थे वो हम लोगों ने कर दिया है। अब आगे जो दे रखा आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम जानते हैं, आइंस जानते हैं, आइंस। आयनिक इक्विलिब्रियम मैं लिखता हूँ, जरा सा हेडिंग डालता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिससे अगर हम लोग करंट पास करते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट है, अगर मान लो हमारा सॉल्ट है एक सोडियम क्लोराइड, अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है ना, सोडियम एंड क्लोरीन आइंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो सोडियम आइंस क्लोरीन आइंस बन जाता है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए बताता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है ये, कि सपोज करें कि ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें ये वाटर लेते हैं, ये है वाटर H2O। इसमें हम लोग एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने ऐड किया इसमें सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, इसको ऐड करते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको डालेंगे तो ये आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये सोडियम आइंस हो जाता है, ये क्लोरीन आइंस हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आइंस होता है इसको तो हम लोग कटाइंस बोलते हैं, आप जानते होंगे, और नेगेटिव आइंस को एनाइंस बोलते हैं। ठीक है, कटाइंस एंड एनाइंस। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे बहुत सारे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब वाटर में मिलाएंगे, जैसे ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम ऑक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ना, सोडियम आइंस प्लस OH आइंस, इस तरह से, तो ये कटाइंस में अनाइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, आइंस में डिसोसिएट होते हैं। ऐसे सॉल्ट या ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मैं एक डेफिनेशन लिखते चलता हूं। ठीक है, electrolytes, the compounds which dissociates into two ions when dissolve in water is called electrolyte.
ठीक है ना, डिजॉल्व इन आइंस। ठीक है, जब 2 आइंस में, जब एक वो कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद 2 आइंस में टूट जाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल दे रखे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आइंस में टूट जाते हैं। एक्वस सोल्यूशन जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो आइंस बन जाते हैं। एक पॉजिटिव को अनाइंस बोलते हैं, नेगेटिव को अनाइंस बोलते हैं। तो इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या बताया कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ज़्यादातर उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल उसके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली मीन्स ऑलमोस्ट 100% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी थोड़े डिसोसिएट तो थोड़े रह जाते हैं अनडिसोसिएटेड, कुछ तो टूट जाते हैं, कुछ ऐसे ही रह जाते हैं अनडिसोसिएट, टूटते नहीं हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ना अपने नेचर के हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा के समझाता हूँ, यहाँ समझ में आ रही है। ठीक, पहले तो हम लोग इसको बताते हैं, आगे फिर इक्विलिब्रियम बताएंगे क्या है। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है 2 टाइप्स के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, द सब्सटेंस और द कंपाउंड्स which completely dissociated into 2 ions is called strong electrolyte. Strong electrolytes एग्जाम्पल जैसे दे रखा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से कुछ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से कुछ हम लोग लेते हैं। जैसे दे रखा है HCl है, H2SO4 है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 मॉलिक्यूल सभी के सभी डिसोसिएट हो जाएंगे, आधे पॉजिटिव में हो जाएंगे, आधे नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल है, यानी 100 मॉलिक्यूल लिया, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड 100 मॉलिक्यूल्स लिए, कितने 100, ठीक है। अब ये जब डिसोसिएट करेगा तो एक सोडियम बन जाएगा पॉजिटिव आइंस और एक क्लोरीन आयन नेगेटिव बन जाएगा। तो एक में से ये 2 बनेंगे, एक मॉलिक्यूल में से एक आइंस सोडियम का बन जाएगा, एक आइंस क्लोरीन का बन जाएगा। तो ऐसे ही सोडियम का जो है 100 आइंस बन जाएंगे, एंड क्लोरीन का भी 100 आइंस बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सब के सब डिसोसिएट हो जाते हैं, बचते कुछ भी नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियली डिसोसिएट करता है, यानी सब के सब नहीं करते, कुछ टूटते हैं, थोड़े टूटते हैं, ज़्यादातर अनडिसोसिएट रह जाते हैं। इसको नोट कर लिया आपने, मिटा दूँ मैं इसको। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या दे रखा है, एग्जाम मतलब क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डेफिनेशन है, द कंपाउंड विच इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू 2 आइंस, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, थोड़े से टूटते, बाकी सब एज इट इज रह जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल जो दे रखा है इसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल जो दे रखा है, ये
ठीक है, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन साइनेट, यह है इथेनॉइक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन साइनेट, और भी बहुत सारे हैं, इसके आगे और भी बहुत सारे हैं, पर इतना समझने के लिए सही है। कितनी बात समझ में आ रहा है? समझ में इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट होते हैं वाटर में जाने के बाद। तो जैसे कभी हम लोग किसी रिएक्शन को अगर देखना चाहते हैं कि कैसे ये डिसोसिएट होता है, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन को चेक करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये हमारा जैसे ये है अमोनिया है प्लस वाटर है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम आ जाएगा NH4 प्लस OH माइनस, ये इस तरह से बन जाता है। इसी तरह से हम लोग इथेनॉइक एसिड को, मान लो इथेनॉइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोलेबल है, ये डिसॉल्व हो जाता है और ये हो जाता है H3O प्लस CH3COO माइनस। तो इस तरह से ये क्या है, रिएक्शन हम लोग शो करते हैं जब सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, जब एक आइंस जो है ना, एक कंपाउंड डिसोसिएट होके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो जो हाइड्रोजन आइंस पॉजिटिव आइंस होता है, आमतौर पे जहाँ पे हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव, या जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं या पॉजिटिव आइंस होते हैं वो वाटर से कंबाइन कर जाते हैं। जब हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाता है तो वो हाइड्रोनियम कहलाने लगता है, ठीक है। और इस तरह से एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन बन जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी यही होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा इस तरह के रिएक्शन होते हैं, वीक में पार्शियली होते हैं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम जो है इन दोनों में किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो तो सभी मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, सभी प्रोडक्ट बना देते हैं, रिएक्टेंट बचता नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल टूट के प्रोडक्ट बना लेते हैं और वो जो प्रोडक्ट है बाद में फिर टूट टूट के बैक आते हैं, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ आता है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होता है और अनडिसोसिएटेड कुछ रिएक्टेंट्स भी बनते रहते हैं या रहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट रहना चाहिए, प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, यानी वो सॉल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से बनाया जा रहा है वहीं पे इक्विलिब्रियम आता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आते, ठीक है। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी जब करते हैं तो वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। या वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम करते हैं, देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है, कैसे इक्विलिब्रियम लाता है, कैसे उसके इक्वेशन को लिखते हैं, क्या फार्मूला होता है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ से मैं मिटा दूँ, आ रहा है समझ में इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा ठंड ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी भी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये दे रखा द इक्विलिब्रियम विच इस्टेब्लिश between the unionized molecule is called ionic equilibrium। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में आपस में एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है, जब कोई आयनिक इक्विलिब्रियम होता है तो यहाँ पे क्या दे रखा, आयनिक इक्विलिब्रियम is established in weak electrolytes। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड, इक्विलिब्रियम is not achieved in strong electrolyte, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में
इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आते हैं, जिसमें पार्शियली जो है ना डिसोसिएट हो जाते हैं और पार्शियली अनडिसोसिएट होते हैं, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने अलग से नोट लगा दिया इसको। आया आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम देखते हैं तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो कितने मॉलिक्यूल या डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल लिया तो 20 मॉलिक्यूल, 30 मॉलिक्यूल, 40 मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, और बाकी जो डिसोसिएट होता है वो अनडिसोसिएट रहता है। तो जितना डिसोसिएट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगला जो हम लोग करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना मॉलिक्यूल में से या कितना मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हो जाता है, बाकी जो बच जाता है वो अनडिसोसिएट होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जो है ना अल्फा से दिखाते हैं हम लोग, ये अल्फा से दिखाते हैं हम लोग। और कैसे डिफाइन करते हैं इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट which dissociated, which ionized or dissociated at given temperature is called डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आयनाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कितना हमारा टूट गया कितना लेने के बाद, उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। उससे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, वो मैं लिखता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया, मिटाता हूँ मैं, उसके बाद आय का लिखता हूँ मैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे दिखाते हैं, ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ molecules taken, total number of molecules of electrolyte, molecules of electrolyte taken। क्या मतलब हुआ कि हम लोग कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है वो ऊपर लिखते हैं, और कितना टोटल मॉलिक्यूल्स कितना हमने लिया है वो नीचे लिखते हैं, और इसको फ्रैक्शन को हम लोग दिखाते हैं। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा था वही लिखा था, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएटेड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स में से 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गया, तो 60 अनडिसोसिएटेड है, तो ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा 100, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट अनडिसोसिएट जितने भी है वो सब एक साथ यहाँ लेंगे, और उसमें से 40 जो ना डिसोसिएट हो गया, तो 40 मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, और ये होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएटेड एट गिवन कंडीशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं इसको।
कितनी बात समझ में आई? आगे चले, समझ में आ रही बात? तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों सेम चीज़ है, और इसको इस तरह से लिखते हैं। ये रेशियो लेते हैं कितना डिसोसिएट कर गया, कितना टोटल हम लोगों ने लिया था उसमें से, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बताया कि दो, एक होता है एसिड, एक होता बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक बेस भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, लेकिन वीक एसिड वीक बेस जो होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक जनरल हम लोग तरीका लिखने का कि कैसे इक्विलिब्रियम लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, और फिर एसिड एंड बेस को उसी के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं, लिखने जा रहे हैं इक्वेशन, रिलेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जब वो डिसोसिएट होता है या आयनाइज्ड होता है तो उसको आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था तो उसी तरह से हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट भी होता है, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, वो लिखने जा रहे हैं, ठीक। एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, सपोज करते हैं एक एसिड है, जैसे इथेनॉइक एसिड बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, CH3COOH इथेनॉइक एसिड है। इसको वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे और तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट करेगा, और ये जो है ना इस तरह से H3O हाइड्रोनियम बन जाएगा और CH3COO नेगेटिव आइंस बन जाएगा। इसका जो हाइड्रोजन है इससे निकल के ये वाटर जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एसिड जो है ना हाइड्रोजन को डोनेट करता है, ये एसिड होता है, और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, तो ये वाटर जो है ना बेस हो जाता है, और इस तरह से ये हाइड्रोजन आइंस को एक्सेप्ट कर लेता है। एक चूँकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कुछ देर तक तो डिसोसिएट होते हैं, फिर वो इस तरह से हाइड्रोजन आयन और ये आयंस बन जाता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे डिसोसिएशन और कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जितना डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनता है उतना ही एसोसिएट होकर वापस रिएक्टेंट बन जाता है और एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक जब रिएक्शन शुरू होता है तो उसके हिसाब से क्या होता है, थोड़े टाइम रिएक्शन चलने के बाद जितना रेट ऑफ डिसोसिएशन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में, उतना ही रेट ऑफ एसोसिएशन भी होता है बैकवर्ड रिएक्शन में। और जहाँ पे ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एसोसिएशन डिसोसिएशन बराबर हो जाता है वो इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है। और हम लोग मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया है। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस वक्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइंस ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ आइंस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो हम लोग रिएक्टेंट्स होता है वो नीचे जाएगा और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऊपर जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे कि मैं रेड पेन से लिखता हूँ इसको, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो हमने यहाँ लिख दिया हाइड्रोनियम आयन, और ये CH3COO नेगेटिव आइंस, ये कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा नेगेटिव आइंस का ले लिया, और नीचे आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COOH, ये इसका हो गया, और ये वाटर का कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा है कि एक एसिड है, तो एसिड तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड डिज़ोल्व नहीं करते, थोड़ा एसिड ले लिया और पानी में हम लोग डिज़ोल्व किया, तो जितना एसिड था उसके रेस्पेक्ट में सभी डिसोसिएट नहीं होते क्योंकि वही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जितना डिसोसिएट है उतना डिसोसिएट, बाकी जो बचा है वो अनडिसोसिएट है। अब जो डिसोसिएट हुआ वो प्रोडक्ट बना दिया, जो डिसोसिएट हुआ वो प्रोडक्ट बना दिया है, और इक्विलिब्रियम आ गया। जिस वक्त इक्विलिब्रियम आ गया उस वक्त हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ना ऊपर लिख दिया, और जो रिएक्टेंट जो बचे हुए हैं उनको नीचे लिख दिया। लेकिन इसमें क्या है, एसिड तो कम अमाउंट में होगा, वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है, वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से, वैसे इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट वाला जो इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह से लिखते हैं। लेकिन वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्वांटिटी में होता है, तो वाटर को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो
ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन जो ना 1 लेते हैं, लिक्विड में भी हम लोग 1 लेते हैं, गैसलेस का कंसंट्रेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, मगर यहाँ पे सभी लिक्विड है तो इसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने रेड पेन से इसे दिखा के थोड़ा अलग करके दिखा रहा है। अब ये वाटर को अगर हम लोग, वाटर तो एक्सेस में है तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो उसको हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब कैसे लिखेंगे, मैं ज़रा सा ऊपर से मिटाता हूँ और फिर लिख के दिखाता हूँ। जितना वाटर का एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से उसका जो टोटल कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही कम यूज़ में आता है, ज़्यादातर एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन पूरा कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग और इसको Ka से दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, क्योंकि ये इथेनॉइक एसिड है ना, इथेनॉइक एसिड वाटर में डिजोल्व किया गया है तो एसिड को डिजोल्व किया तो Ka लिया। ये वाटर का कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो लेते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं और ये हम लोगों ने लिख दिया रिएक्शन का, ये हमारा तरीका है लिखने का आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारा लिख दिया एसिडिक का, एसिड का, ये नोट कर लिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते आगे दे रखा हमारा इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या इक्वेशन होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये एसिटिक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिसोसिएट होने के बाद इसका जो है एक इक्विलिब्रियम आ जाता है CHOO प्लस H3O प्लस। ठीक है, ये हमारा जो एसिड होता है इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, या इथेनॉइक एसिड बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड। ठीक, ये इक्विलिब्रियम के टाइम में कुछ मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं, इधर से आयंस बना लेते हैं और इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम आ जाता है उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग K को ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का हो जाएगा, ऊपर में कंसंट्रेशन का, और नीचे में जो है Ka कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग CH3COOH लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि वाटर जो ना लार्ज एक्सेस अमाउंट में होता है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल यूज़ होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो वो हम लोग वाटर का 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या बताया कि सपोज करते एक रिएक्शन शुरू कराने जा रहे हैं, एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया है उसका जो कंसंट्रेशन है वो हम लोगों ने C ले लिया, इसका वाटर का तो 1 है, मैक्सिमम 1 ले लिया, इसका कंसंट्रेशन C है। जब रिएक्शन डिसॉल्व करने जा रहे हैं, डिसोसिएट होगा, तो इस वक्त ये और ये जो बना हुआ है ये 0 बना हुआ है, इसका कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि अभी हम लोग इसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, जब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे थोड़े से मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएट होने के बाद फिर कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी कुछ प्रोडक्ट वो भी, दोनों सेम बनेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो टूटेगा इथेनॉइक एसिड, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं CH3COOH, तो ये जब टूटेगा तो ये हमारा CH3COO माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये एक मॉलिक्यूल जो टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल नेगेटिव आयंस का, एक मोल पॉजिटिव आयंस का टूट के आएगा, आयंस का एक मोल ये बन जाएगा, एक मोल ये बन जाएगा। एक मोल एसिटिक एसिड लेते हैं तो अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है तो, लेकिन चूँकि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, थोड़ा ही होता है, तो जितना होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जिस वक्त इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, यानी कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं, उसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम, ये जो बनेगा ये अल्फा बन जाएगा, ये भी अल्फा बन जाएगा। अल्फा ऑफ सी, ये जो सी लिया गया, अब जैसे हम लोगों ने बताया था ना कि नंबर ऑफ मोल्स अल्फा डिग्री जो लिखा था हम लोगों ने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, ठीक है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स लिया था। तो ये फ्रैक्शन होता है, तो हमने कितना कंसंट्रेशन लिया, तो अल्फा ऑफ सी, तो सी अल्फा इतना बन जाएगा और ये सी अल्फा इतना बन जाएगा। क्या मतलब हुआ, ये समझ बात आई। मान लो हमारा जो डिसोसिएशन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 10% है, डिसोसिएशन का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो 10% है। 10% क्या मतलब हुआ कि 100 मॉलिक्यूल में 10/100 ऐसे होगा ना, तो 100 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं हम लोग एक एसिड का, उसका 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है, 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है। अगर हम लोग 200 मॉलिक्यूल्स लें तो कितना डिसोसिएट होगा, 20 डिसोसिएट हो जाएगा। 3 मॉल्स ले गए, 300 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो कितना, 30 डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ऊपर का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट है वो आएगा। तो उसी तरह से बताया गया कि ये कितना हमने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल कंसंट्रेशन लिया है इस एसिड का, और कितना पर सी, एक सी पे कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, वो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और कितना मॉलिक्यूल लिया गया है उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड आ जाएगा। जैसे ये तो 10% था, ये तो 100 में 10 हो गया, लेकिन अगर हम लोगों ने 500 मॉलिक्यूल्स लिया तो 10% के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 500 का, ठीक है, 50 मॉलिक्यूल्स ये डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो पर मोल पर कंसंट्रेशन का है, एक मोल पे कितना डिसोसिएट होता है, तो सी कितना कंसंट्रेशन ले रहा है उससे मल्टीप्लाई कर इतना, तो ये बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, और फिर सी अल्फा ये भी बन जाएगा हमारा। अब बचेगा कितना, ये तो सी तो इनिशियली कंसंट्रेशन था और उसमें से जो डिसोसिएट होगा, सी अल्फा ऑफ सी डिसोसिएट हो गया है, इतना तो डिसोसिएट हो गया। अब ये तो ओरिजिनल दिया था, ये डिसोसिएट हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, इतना डिसोसिएट हो गया, तो जो बचा कितना, ये सी कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा ये आ जाएगा, ये अनडिसोसिएटेड है, ठीक है, अनडिसोसिएटेड, ठीक है। तो ये कितना है, ये अनडिसोसिएटेड है, ये तो अब जो नॉर्मल मॉलिक्यूल लिया था इतना डिसोसिएट हो गया। अब इसमें से टोटल मॉलिक्यूल में से इतना डिसोसिएट, जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो अनडिसोसिएटेड हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये इसके दो का कंसंट्रेशन है, और ये जो है अनडिसोसिएटेड बचा हुआ है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग उस कंसंट्रेशन के टर्म में, तो मैं उसको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा, के ए इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यानी कि सी इंटू अल्फा, इसका कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, हाइड्रोनियम का भी कंसंट्रेशन इतना ही, सी इंटू अल्फा आ जाएगा, अपॉन ये जो अनडिसोसिएटेड इसका हम लोगों ने यहाँ पे 1 माइनस अल्फा कर लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ए से सी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी आ गया ये ऊपर में, और नीचे में 1 माइनस अल्फा हो गया। कितनी बात में ये जो डिग्री ऑफ डिसो अल्फा है, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, तो कम डिसोसिएट होगा तो 1 माइनस दिस वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिग्री अल्फा, ये नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ये नेग्लेजिबल हो जाता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाऊंगा, समझ में आ रही है बात, आगे चले हम लोग। तो ऊपर से मैं मिटाता हूँ फिर इसको लिखता हूँ मैं। Here 1 minus alpha is very small, since
alpha is very small, so 1 minus alpha is equal to 1। हम लोग ये ले सकते हैं 1 माइनस अल्फा, अल्फा को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, ये आ जाएगा हमारा। इसको अगर अल्फा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सी को तो के ए अपॉन सी और स्क्वायर था तो ये रूट डाल दिया, तो ये एक हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये एक का एक रिलेशन आता है। ठीक है, के ए फॉर एसिड, अगर हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं सोल्यूशन में तो ए लेते हैं, और अगर बेस यूज करते हैं तो बी लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर एसिड है, फॉर एसिड ये हमारा ए लिख दिया है के ए, ठीक है ना, और फॉर बेस के बी, ये हम लोग के बी कर लेते हैं, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, के बी अपॉन सी रूट में। यानी एक हम लोग बेस का सोल्यूशन बनाएंगे तो के अपॉन सी तो होता ही है, बी फॉर बेस का सोल्यूशन और ए फॉर एसिड का सोल्यूशन, ऐसा हम लोग लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिक वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेसिक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह से हम लोग लेते हैं। ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम लोग लिखते हैं। क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, ये समझ में आ गया, नोट कर लिए आप लोग, मिटा दूं इसे, ठीक है। यहां पे क्या बताया कि हेयर अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन कितनी बात सुनिए, यानी क्या बताया कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, और कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्वर्सली रिलेट करता है। अब एक दे रखा, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि थोड़े डिसोसिएट होते हैं, बाकी सब अनडिसोसिएट रह जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो, तो इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे, यानी कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन करते जाएंगे। जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मैक्सिमम, और उसको हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या कहते हैं उसको? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे अगर हम लोग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाएंगे, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, और एक ऐसा स्टेज आता है जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग
electrolytes when the solution is infinite diluted यानी जब सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तो वही सोल्यूशन जो है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे हम लोग एक दो सवाल करेंगे टॉपिक के हिसाब से और कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ अभी आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू रखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ओके, ठीक है, चलिए चलो खाने की। हाँ चलो ठीक है।